पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं धीरज पॉकेट बुक्स द्वारा प्रकाशित दुल्हन कब्रिस्तान की, जिसे लिखा है रीमा भारती जी ने और आवाज दी है मैंने यानी सलोनी ने। तो चलिए पहला एपिसोड शुरू करते हैं। मैं अर्थात रीमा भारती अचानक चौंक कर उठी। मेरे चौंकने का कारण मेरे मोबाइल की बजने वाली रिंगटोन थी, जो कि इस बात का प्रतीक थी कि मेरे विभागीय चीफ खुराना ने मुझे याद किया है। इस समय मैं अपने एक मनपसंद साथी के साथ उसके अपार्टमेंट में उसके बेडरूम के बिस्तर पर आनंद के सागर में गोते लगा रही थी। ऐसे समय में मैं हमेशा अपने मोबाइल को ऑफ ही रखती हूँ और मैंने ऐसा किया भी था। लेकिन मेरा मोबाइल विशेष प्रकार का था। उसका अन्य मोबाइलों से तो संबंध टूट जाता था, लेकिन मेरे चीफ के मोबाइल नंबर के लिए हमेशा खुला रहता था। यही कारण था कि उसके बजने वाले रिंगटोन ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। मैंने अपने साथी को अपने ऊपर से परे ढकेला और बेड के कोने में पड़ी अपनी जीन्स की ओर झपट्टा मारा। इस समय मैं और मेरा साथी दोनों ही प्राकृतिक वस्त्रों में थे और दुनियावी वस्त्रों से बेनियाज थे। मेरे साथी को यह कतई अच्छा न लगा कि मैंने आनंद के चरमोत्कर्ष के समय उसके रंग में भंग डाला था। वो बुरी तरह से खींच उठा था, मगर मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैंने अपनी पैंटी से मोबाइल निकाला और उसे ऑन करके कान से लगा लिया। हेलो, मैंने कहा था। कहाँ हो रीमा? आवाज मेरे विभागीय चीफ खुराना की ही थी। मैंने तुरंत अपनी सांसों को संयत किया और बोली, मैं अपने एक मित्र के घर पर हूँ। कितनी देर में आ सकती हो? मुझसे पूछा गया। मैंने जानबूझकर चीफ को गलत समय बताया। सर, मुझे ऑफिस पहुंचने में आधा घंटा लग जाएगा। दरअसल मैं अपने साथी को संतुष्ट करने के बाद ही यहाँ से जाना चाहती थी, इसलिए मैंने जानबूझकर उनसे आधे घंटे का समय लिया था। लेकिन मेरा चीफ भी कोई मामूली आदमी नहीं था। वो आखिर हिंदुस्तानी जासूसी संस्था इंडियन सीक्रेट कोर का चीफ था और हर वक्त अपनी आंखें खुली रखता था। इसलिए मेरा जवाब सुनते ही वो झट से बोला, बेबी, मैं जानता हूँ कि तुम इस समय सागर अपार्टमेंट के स्वामी सागर की बाहों में हो और वहाँ से मेरे ऑफिस का रास्ता केवल 10 मिनट का है। इसलिए मैं तुम्हें 2 मिनट और देता हूँ और ठीक 12 मिनट के बाद तुम्हें अपने ऑफिस में देखना चाहता हूँ। ये तुगलकी फरमान देने के साथ ही चीफ ने मोबाइल ऑफ कर दिया और मैं सरसर कहती ही रह गई। मोबाइल कान से हटाकर मैंने अपने साथी की ओर देखा, जो जिज्ञासा भरी दृष्टि से मेरे चेहरे के बदलने वाले रंगों को देख रहा था। कौन था? पूछा था उसने। सॉरी पार्टनर, मैंने अपने शेष कपड़े संभालते हुए कहा। मुझे अफसोस है कि मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगी। मेरे चीफ का बुलावा आया है और मुझे अभी फौरन यहाँ से जाना होगा। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, वो सिटपिटा कर बोला। तुम मुझे इस प्रकार मझधार में छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने उसकी एक न सुनी और पैंटी को टांगों में डालते हुए बोली, मेरे चीफ का अगर बुलावा आया है तो मुझे मृत्यु शैया पर से भी उठकर जाना होगा। लेकिन उसने फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और जीन्स को टांगों में डालते हुए बोली, कोई लेकिन वेकिन नहीं, मेरे चीफ ने मुझे अभी तुरंत बुलाया है, इसलिए जाना ही होगा। रही तुम्हारी बात, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं किसी दिन तुम्हारी प्यास को जरूर बुझाऊंगी। ये कहते हुए मैंने शर्ट के बटन लगाए और बिस्तर से उतर गई। मैंने अपने साथी की ओर देखने की चेष्टा भी नहीं की और अपने शूज पहनकर दरवाजे की ओर बढ़ गई। ठीक 12वें मिनट पर मैंने ऑफिस में कदम रखा तो अपने चीफ को उसकी चिर परिचित रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे पाया। चीफ के सामने बड़ी सी मेज थी, जिसके एक सिरे पर कंप्यूटर रखा हुआ था तथा सामने लैपटॉप रखा हुआ था। उसने एक उचट्टी सी निगाह मेरे ऊपर डाली और नजरें पुनः कंप्यूटर स्क्रीन पर जमा दी। उनका चेहरा भावशून्य था। हाँ, मैंने उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक को उभरते देखा था, जो इस बात का प्रतीक थी कि मेरे समय से पहुंचने पर वो संतुष्ट थे, जबकि मैं संतुष्ट नहीं थी। इस बेवक्त के बुलावे पर मेरा मूड उखड़ा हुआ था। यही कारण था कि मैंने एक झटके से पूछा था, जी फरमाइए। चीफ ने कंप्यूटर स्क्रीन से नजरें हटाए बिना मुझसे कहा, बैठो। मैं बड़ी सी मेज के सामने पड़ी कुर्सी पर एक झटके से बैठ गई। मेरी नाराजगी अब भी बरकरार थी, जबकि चीफ को मेरी नाराजगी की जरा परवाह नहीं थी। वो अभी भी कंप्यूटर स्क्रीन में उलझे हुए थे।
कुछ देर तक मैं शांत बैठी रही। कमरे में इस समय सन्नाटा पसरा हुआ था, बस हमारी सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। जब 1 मिनट यूं ही बीत गया तो मुझसे रहा ना गया और मैं पूछ बैठी, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप क्या तलाश कर रहे हैं? टोरियन, जो कि मेक्सिको में स्थित है। चीफ ने बिना कंप्यूटर से नजर हटाए उत्तर दिया। वो किस लिए? तुम्हें शायद वहां जाना पड़े, उन्होंने लापरवाही से उत्तर दिया, जबकि मैं चौंक उठी थी। इसका मतलब है कि मुझे मेक्सिको जाना पड़ेगा? हाँ। चीफ ने कंप्यूटर स्क्रीन से नजर हटाकर पहली बार ध्यान से मेरे चेहरे को देखा था। यकायक मेरे चेहरे पर गंभीरता आती चली गई और मैं ये सुनने के लिए बेताब हो उठी कि मुझे वहां किस मिशन पर भेजा जा रहा है। मैं रीमा भारती, जासूसी संस्था इंडियन सीक्रेट कोर ISC की सीक्रेट एजेंट हूँ और एक सीक्रेट एजेंट होने के नाते मेरे अंदर साधारण स्त्रियों से कुछ अलग हटकर गुण हैं, जिन्हें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विशेषताएं भी कह सकते हैं। मैं गोलियों के हमले से बचकर साफ निकल जाने की दक्षता रखती हूँ और मेरे अंदर लड़ाई की एक विशेष कला है जो कि मैंने विभिन्न विदेशी प्रशिक्षण केंद्रों से सीखी है। इसके साथ साथ मैं समय पड़ने पर रूप यौवन का भी अपने सबसे खतरनाक हथियार के रूप में प्रयोग करने से नहीं चूकती हूँ। स्त्री का रूप यौवन पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी होती है और दूसरी कमजोरी होती है मादकता भरी जवानी, जो मुझे कुदरत ने दे रखी थी। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे चाहने वाले मुझे भरपूर जवानी की मलिका कहते हैं। मेरा गोरा बदन, बड़ी बड़ी नशीली आंखें, थोड़ी स्थूल गोरी बांहस्थल और गजब के सेक्स अपील, मेरे उन्नत उभार जिन्हें कोई भी देखकर दीवाना ही नहीं पागल भी हो सकता है। अपने हर ऑपरेशन में मैं अपने दुश्मन शिकार के आगे रूप यौवन का चारा डालने में बेजोड़ कही जा सकती हूँ। इसके साथ साथ मेरी निशानेबाजी, रनिंग, एक्शन मुद्राएं और तुरंत निर्णय लेने की काबिलियत भी लाजवाब है। चीफ ने मुझे केस के बारे में आगे बताते हुए कहा, वहाँ पर कुछ मजेदार व्यापार में एक गैंग इधर उधर लगा हुआ है। वो व्यापार अभी ताजा ताजा शुरू हुआ है। तुम्हें वहाँ जाकर उसे देखना होगा। क्या मैं सिर्फ वहाँ उसे देखने जाऊंगी? नहीं, हम तुम्हारे लिए वहाँ काम का भी बंदोबस्त कर देंगे। किस तरह का काम? मैंने लगभग खुशी से उछलते हुए पूछा था। मेरा प्रश्न सुनकर खुनाना के चेहरे पर गंभीरता आ गई और वो बोला, वहाँ की जासूसी संस्था का संदेह है कि वहाँ कुछ लोग नए काम की तलाश में जाते हैं और फिर खो जाते हैं। ऐसा अधिकांश बॉर्डर के दक्षिणी इलाकों में हो रहा है। वहाँ खोने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए उस देश की सरकार चिंतित है और उसने हमारी जासूसी संस्था से अपील की है कि हम अपना कोई जाबाज, चालाक और बहादुर एजेंट वहाँ भेज दें ताकि वो उन लोगों का पता लगा सके। इसलिए हमने तुम्हें वहाँ भेजने का निर्णय लिया है। वहाँ की सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया है? मुझसे पूछे बिना रहा ना गया। वहाँ के लोग आसानी से पहचाने जाते हैं और वो मार दिए जाते हैं। इसलिए उन्होंने अब ये निर्णय लिया है कि अपने जासूसी एजेंट्स को ना भेजकर किसी विदेशी को वहाँ भेजा जाए ताकि वो आसानी से पहचाना ना जा सके। ओह, मैंने मुंह से सीटी सी आवाज निकाली और फिर पूछा, उन लोगों ने अपनी सरकार को कोई तो रिपोर्ट दी होगी? हाँ, दी है। क्या? उनके अनुसार ऐसे बहुत से व्यक्ति थे जिनके बारे में लोग आशा करते थे कि ये कार्टन्स या अन्य मशीनों में रखे गए होंगे। वे वहाँ पर ना थे। जब लोगों के समूहों ने उनके शरीरों को विध्वंस कारखाने के मलबों में तलाशना चाहा, तो वहाँ भी वे ना मिले। सिर्फ टूटी और ध्वस्त इमारतों और लोहे के बिखरे हुए पुर्जे ही मिले थे। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि वहाँ कुछ गड़बड़ी है। लेकिन कौन लोग मेक्सिको में ऐसा कर रहे हैं? मैंने पूछा। वे लोग वहाँ की भाषा नहीं बोल सकते, लेकिन पैसे के बल पर उन्होंने अपनी अपराध शाखा तैयार कर रखी है। तुम तो जानती ही हो, पैसा बोलता है और इसी पैसे को आधार बनाकर उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। किस प्रकार से? मैंने पूछा था। उन लोगों ने अपने लिए सभी सहूलियतें मुहैया कर ली हैं। अपने पक्ष में लोकल पुलिस, स्थानीय अधिकारी सभी को कर लिया है। ये काम कुछ खास इलाकों में चल रहा है। यही मामला विस्तृत करके सैकड़ों एकड़ों में फैला रहे हैं। यदि उन्हें रोका नहीं गया तो वे और फैलते जाएंगे। उन्हें रोका जाना बहुत जरूरी है रीमा, और फिर वे अभी इतने मजबूत नहीं हैं कि रोकने की चेष्टा में एक ही झटके में उन्हें
उखाड़ फेंका ना जाए। किस प्रकार? मैंने पुनः उसी उत्सुकतापूर्ण स्वर में पूछा था। मेरे लिए सारा मामला नया था। यद्यपि मैं मेक्सिको कई बार गई थी, परंतु जिस कार्य से मेरा वहां जाना इससे पूर्व हुआ था, वैसे तो अन्य देशों में भी हुआ था। ऐसे जाने को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था, बल्कि उन्हें तो केवल विजिट का नाम ही दिया जा सकता है। मैं सोच ही रही थी। मेरे चीफ खुराना जो कुछ भी मुझे बता रहे थे, उससे लग रहा था कि इस बार केस बहुत बड़ा और सुदृढ़ था। इसमें विरोधियों की अवस्था कुछ और अधिक मजबूत नजर आ रही थी। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वहां कुछ मजेदार पैसा लगा है। ऐसा लगता है किसी विशेष एवं बड़े पैमाने पर कार्य हो रहा है। वहां कुछ नई वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है, चीफ ने बताया था। मेरे कान चीफ की बातों को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और प्रत्येक शब्द को हूबहू पकड़ते जा रहे थे। ये माफिया के अनेक रंगों में से एक रंग था। मुझे इसी एक रंग के विरुद्ध लड़ना था। मेरा नाम रीमा भारती है और मैं इंडियन सीक्रेट कोर की एजेंट हूँ। मेरा काम कदम कदम पर माफिया वालों से लड़ना है और उन्हें जड़मूल से उखाड़ फेंकना है। मुझे किसी माफिया संगठन के खिलाफ अभियान में उतरना है। इस बात की जरा सी जानकारी मिलते ही मेरे रगों में वैसी ही उत्तेजना और संजीदगी आ जाती है जैसे किसी बिल्ली की चूहे की गंध पाकर शिकारी प्रवृत्ति की उत्तेजना भड़क उठे। चीफ अपनी बातें आगे बढ़ाते हुए कह रहे थे, वहां पर उन्होंने कई आपराधिक अड्डों में हाथ डाल दिया है। जुआ और तो और ड्रग्स में पैसा लगा रखा है। चीफ, मेरे विचार में इस तरह का काम कोई माफिया का साधारण गैंग नहीं संभाल सकता। वे यदि इसमें हैं तो असाधारण पैमाने पर काम बढ़ाने की योजना बना चुके होंगे। आपका क्या विचार है? मैंने पूछा था। ये सब संसार के पैसों की समस्या पर निर्भर करता है, चीफ ने मुझे बताते हुए कहा। इस प्रकार के सुअवसर उन्हें हर जगह मिल जाते हैं। उन्होंने किस तरह से मेक्सिको में अंधाधुंध पैसा लगा रखा है, उसे देखते हुए इस बात की संभावना प्रकट की जा रही है कि वे पूरे मेक्सिको में समानांतर सरकार गठित कर लेंगे। ये किस्सा तो इस शताब्दी के शुरू में जैसा कि मेलबेरी स्ट्रीट में हुआ था, वैसा ही लगता है, मैंने बीच में ही कहा था। मेरी इस बात पर चीफ ने मेरी ओर प्रशंसक दृष्टि से देखा और कहा, तुमसे कोई क्षेत्र छूटा नहीं है। उनके स्वर में खुशी का पुट था। वो आगे बोले, मुझे जितनी सूचना मिली है इनकी, मेक्सिको वाला ऑपरेशन पुराने अपराधों कार्यों का मिला जुला रूप है। इसमें कुछ पुराने मुख्य बॉसेस के नाम भी आए हैं। उनमें से कुछ के नाम मुझे भी बताओ। मैंने अपनी लालसा प्रकट की। उनमें से एक का नाम माइकल रॉड है, चीफ ने बताया। माइकल रॉड का नाम सुनते ही मेरे मुंह से सीटी का सा स्वर उभर पड़ा। मैंने कहा, ये माइकल रॉड वही है ना जो पिछले लंबे समय से कहीं छिपा हुआ था? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मेक्सिको में माइकल रॉड अपने कुछ नए साथियों के साथ मैदान में उतरा है। उसके वहां प्रकट होते ही ऐसी हत्याएं हो चुकी हैं जिनकी वहां लाशें भी नहीं मिलती हैं। हत्या अथवा इंसान के लापता होने की गुत्थी को सुलझाया नहीं जा सका है। अभी ऐसी हत्याएं और भी होने की संभावनाएं हैं। ओह, ऐसा? मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैंने कहा। मेरे स्वर में गहरी ललक को स्पष्ट महसूस किया जा सकता था। ऐसा कौन सोचता है कि उन्होंने इतना मजबूत गढ़ तैयार कर लिया होगा कि कोई पहुंच ही ना सके? मैं गंभीर हो गई। तो रीमा अब मेक्सिको निकलने वाली है एक नए ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। क्या वो इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएगी? आगे क्या होगा जानने के लिए आपको सुनना होगा अगला एपिसोड। मेरी इस कहानी को सुनते रहने के लिए और नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए शो को सब्सक्राइब करें और आसानी से माई पॉकेट सेक्शन में पाएं। फिर हाजिर होंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।